स्वागत है आप सबका फिर से सीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। अपने संपूर्ण भारतीय भूगोल एनसीईआरटी पॉइंटर सार संग्रह सीरीज़ के अंतर्गत हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट किया है। इसके अंतर्गत यह चौथा वीडियो है और अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले 3 वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चलिए हम ये जान लेते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक को समाप्त कर लिया है। हम लोगों ने सामान्य परिचय को समाप्त कर लिया है, पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र से संबंधित टॉपिक को समाप्त कर लिया है, अपवाह तंत्र को समाप्त कर लिया है तथा तटीय भाग एवं द्वीप समूह को समाप्त कर लिया है, प्रमुख घाटियाँ, प्रपात एवं झीलों को समाप्त कर लिया है तथा चट्टान या सेल एवं मृदा संबंधित टॉपिक के कुछ टॉपिक को समाप्त कर लिया है। और अपने 5वें टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने प्राकृतिक आपदाओं तक को पढ़ लिया है और इस वीडियो में हम लोग उसी से आगे चट्टान से अपने वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। हमारा टॉपिक है चट्टान या सेल एवं मृदा और पहला सब टॉपिक है चट्टान और इससे बनने वाला पहला प्रश्न है सीली भवन, जिसको कि लेथिफिकेशन कहा जाता है, यह शब्द किस भौगोलिक घटक से संबंधित है? तो सीली भवन चट्टानों से संबंधित है। अगला प्रश्न है सभी प्रकार की मिट्टी के गठन के मूलभूत सामग्री क्या है? तो सभी प्रकार की मिट्टी के गठन का मूलभूत सामग्री जो है वह चट्टान होता है। चट्टान ही अंत में जाके मिट्टी का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है वह खनिज जो भूपर पट्टी के 4% का निर्माण करता है, सामान्यतः आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाया जाता है और इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। तो वह खनिज है माइका। अगला प्रश्न है मोनाजाइट रेत से निकला थोरियम किस काल के चट्टानों के विघटन से निर्मित है? तो मोनाजाइट जो है वह प्री कैम्ब्रियन काल के चट्टानों से निर्मित है। अगला प्रश्न है पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड किस ओर खिसका है? तो भारतीय भूखंड उत्तर की ओर खिसका है। अगला प्रश्न है ईडेफिक किससे संबंधित है? तो ईडेफिक मृदा से संबंधित है। अगला प्रश्न है बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित होने वाली मिट्टी कौन सी है? तो बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित होने वाली मिट्टी है रेगूर मिट्टी। अगला प्रश्न है शैल तंत्रों में से भारत के कोयला निक्षेपों का प्रमुख स्रोत है कौन? तो गोंडवाना तंत्र जो है वह शैल तंत्रों में से भारत के कोयला निक्षेपों का प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न है भारत में किस शैल तंत्रों में लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? तो धारवाड़ तंत्र में लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत हिम युगों में से किस युग में हिमनीकृत हुआ? तो प्रायद्वीपीय भारत जो है प्लिस्टोसीन हिम युग में हिमानीकृत हुआ। अगला प्रश्न है विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह क्या है? तो विंध्य शैलों में चूना पत्थर के बृहद भंडार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है शैल का कायांतरित तुल्यमान रूप कौन सा है? तो शैल का कायांतरित तुल्यमान रूप है शिस्ट। अगला प्रश्न है भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ तंत्र है। अगला प्रश्न है भारत की धारवाड़ चट्टानों की विशेषता है क्या? तो धारवाड़ चट्टानों की विशेषता है कि ये अत्यंत रूपांतरित खनिज पदार्थों से युक्त होती हैं, अर्थात धारवाड़ चट्टानें रूपांतरित प्रकार की चट्टानें हैं और ये खनिज पदार्थों से काफ़ी ज़्यादा युक्त होती हैं। अगला प्रश्न सुमेलन वाला है जिसमें सूची 1 में मिट्टी का नाम दिया गया है और सूची 2 में संबंधित राज्यों का नाम। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश राज्य में पाई जाती है और मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान राज्य में पाई जाती है। अगला हमारा टॉपिक है काली मिट्टी और इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है वह मृदा जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है वह मिट्टी होती है काली मिट्टी। अगला प्रश्न है काली मृदा या फिर मिट्टी पाई जाती है कहाँ पे? तो गुजरात में जो है वह काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है भारत में रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो भारत में रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी। अगला प्रश्न है दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है कैसी मिट्टी? तो दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्से में काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है कपास का उत्पादन सबसे अच्छा किस मिट्टी में होता है? तो कपास का उत्पादन सबसे अच्छा काली मिट्टी में होता है। अगला प्रश्न है काली मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है कहाँ पे? तो काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है।
अगला प्रश्न है वह मिट्टी जो नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है। तो काली मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नगदी फसल कौन सी है। तो काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नगदी फसल कपास है। अगला प्रश्न है ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो ग्रेट उत्तरी समतल में कछारी या फिर एलुवियल मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है भारतीय मृदा में कमी है किस पदार्थ की या फिर किस तत्व की। तो भारतीय मृदा में नाइट्रोजन की कमी है। अगला प्रश्न है वह मृदा जिसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है, वह मृदा कौन सी है। वह मृदा है काली मृदा। अगला प्रश्न है स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है किसको। तो काली मिट्टी को स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है। अगला टॉपिक है जलोढ़ मिट्टी और इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कि जलोढ़ प्रकार की मिट्टी है कौन। तो खादर और बांगर जो है वह जलोढ़ प्रकार की मिट्टियाँ हैं। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक मात्रा में कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है बाढ़कृत मैदानों के नए ताजे निक्षेप लगभग प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होने के कारण उपजाऊ होते हैं, इस प्रकार गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो इन्हें खादर कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत में पाई जाने वाली किस प्रकार की मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग में मौजूद हैं। तो भारत में जलोढ़ मृदाएं जो हैं वह कुल क्षेत्रफल के 40% भाग में मौजूद हैं। अगला प्रश्न है भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो भारत के पूर्वी तट में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है। तो भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु की जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है गंगा के मैदानी इलाकों में कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो गंगा के मैदानी इलाकों में कछारी मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है करेवा जो मिट्टी या फिर गाद का एक प्रकार है कहाँ पाई जाती है। तो करेवा जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है बांगर के रूप में किसे जाना जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर। अगला प्रश्न है कौन सी मिट्टी अधिकांशतः रेत और गाद द्वारा नदियों और समुद्रों लहरों द्वारा जमा किए गए हैं। तो जलोढ़ मिट्टी जो है वह नदियों और समुद्रों की लहरों द्वारा जमा किए गए मिट्टी का प्रकार है। अगला प्रश्न है वह क्षेत्र जो मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। तो चंबल घाटी जो है वह मृदा अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न है गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है। तो बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर, जैसे मान लीजिए कोई नदी है और नदी के आसपास जहाँ तक बाढ़ का पानी पहुँचता है वहाँ की मिट्टी को हम खादर मिट्टी कहते हैं। लेकिन बहुत पहले ऐसा भी कोई क्षेत्र था जहाँ पे बाढ़ का पानी पहुँचता होगा और अब नहीं पहुँचता है, तो उसको बांगर कहते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है गाद और धूल से बनी मिट्टी किस प्रकार की होती है। तो गाद और धूल से बनी मिट्टी लोएस प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है कैसी मिट्टी। तो भारत के उत्तरी मैदानों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी किसका उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी चावल का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न है महानदी और गोदावरी की समृद्ध डेल्टाएँ किस मिट्टी में पाई जाती हैं। तो महानदी और गोदावरी की समृद्ध डेल्टाएँ जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न सुमेलन वाला है जिसमें सूची 1 में मिट्टी का नाम दिया गया है और सूची 2 में उससे संबंधित राज्य। पहला है जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। काली मिट्टी महाराष्ट्र से संबंधित है। लैटेराइट मिट्टी केरल और असम से संबंधित है। वहीं लाल मिट्टी तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला हमारा अगला टॉपिक है लैटेराइट मिट्टी और इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद वह मिट्टी जो इस क्षेत्र को चाय और कॉफ़ी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है। तो वह मिट्टी कौन सी है। वह है लैटेराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है किस प्रकार की मिट्टी। तो उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी विकसित होती है। अगला प्रश्न है मुख्य रूप से कर्नाटक में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो कर्नाटक में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है तमिलनाडु, ओडिशा, छोटा नागपुर और मेघालय के छोटे हिस्से में कैसी मिट्टी पाई जाती है और इसका रंग लाल होता है तथा यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इन सभी क्षेत्रों में लैटेराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में कैसी मिट्टी मिलती है। तो महाराष्ट्र में लैटेराइट मिट्टी मिलती है। अगला प्रश्न है लैटेराइट मिट्टी में क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो लैटेराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है। तो
लाल लैटराइट मिट्टी जो है वह काजू जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है और यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी एक गहरी मिट्टी है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है और अक्सर मोफिक आग्नेय आधार शैल पर विकसित होती है? तो वह मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी। अगला टॉपिक है लवणी, क्षारीय एवं अन्य मिट्टियाँ, और इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, भारत के कोई कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है, तो इस मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? तो फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मिट्टी लाल होती है। अगला प्रश्न है, टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य क्या है? तो टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है लाल मिट्टी से। अगला प्रश्न है, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? तो तेज हवाओं के द्वारा बलुई मिट्टी आकर एक जगह से दूसरे जगह पर जमा हो जाती है। अगला प्रश्न है, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द है भूमि विज्ञान। अगला प्रश्न है, भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? तो भारत के कुछ भागों में मिट्टी का लाल रंग होने का कारण है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। अगला प्रश्न है, न्यूनतम छिद्रयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो चिकनी मिट्टी सबसे न्यूनतम छिद्रयुक्त मिट्टी है। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है, क्यों? क्योंकि इसकी जल धारण करने की क्षमता कम होती है, जिसके कारण लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन हो जाता है। अगला प्रश्न है, मालवा के पठार में कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो मालवा के पठार में लावा मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पे है? तो भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल गुजरात में है। अगला प्रश्न है, वह मिट्टी जिसको जिप्सम द्वारा कृषि के लिए उपयोगी बनाया जाता है? तो वह मिट्टी है क्षारीय मिट्टी, जिसको कि जिप्सम मिला के कृषि के लिए उपयोगी बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो चिकनी मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है। अगला प्रश्न है, मिट्टी की अम्लीय प्रकृति की उच्च सांद्रता किसके द्वारा दर्शाई जाती है? तो मिट्टी की अम्लीय प्रकृति की उच्च सांद्रता हाइड्रोजन के द्वारा दर्शाई जाती है। अगला प्रश्न है, कठोरकृत मिट्टी पर किसी मृत कीट के शरीर के किसी हिस्से की छाप किसका एक उदाहरण है? तो यह जीवाश्म का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, मिट्टी की ऊपरी परत में क्या होता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? तो मिट्टी की ऊपरी परत में ह्यूमस जो है उसको उपजाऊ बनाता है। अगला प्रश्न है, भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः पाई जाती है कहाँ पे? तो दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर कछार प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को तराई के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मृदा में लवणीकरण किसके कारण होता है? तो मृदा में लवणीकरण अधिक सिंचाई के कारण होता है। अगला प्रश्न है, लीचिंग क्या है? तो मिट्टी की ऊपरी परत में स्थित रसायनों का पानी में घुले होने के कारण मिट्टी की निचली परतों में या भूजल में होने वाला संचालन ही लीचिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, खारी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो खारी मिट्टी को ऊसर मिट्टी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, आर्द्र भूमि कृषि के लिए कौन सी फसल उपयुक्त है? तो आर्द्र भूमि कृषि के लिए चावल की फसल जो है उपयुक्त होती है। अगला हमारा टॉपिक है पर्वतीय मृदा एवं अन्य तथ्य, और इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, शुष्क मृदा जिसमें ठोस तथा छिद्र दोनों शामिल हैं उसका इकाई आयतन द्रव्यभार कहलाता है, क्या कहलाता है? तो उसको स्थूल घनत्व कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह क्या है? तो भारतीय मृदाओं में जस्ता की सबसे ज़्यादा कमी है। अगला प्रश्न है, भारत का वह क्षेत्र जहाँ मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? तो शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में जो है मृदा अपरदन की समस्या सबसे ज़्यादा गंभीर है। अगला प्रश्न है, ह्यूमस उदाहरण है किसका? तो ह्यूमस जैविक कोलाइट का एक उदाहरण है। हमारा अगला टॉपिक है मृदा एवं सिंचाई, और इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार को सहन कर सकती है उस भार को क्या कहते हैं? तो उस भार को धारिता क्षमता कहते हैं। अगला प्रश्न है, ह्यूमस मृदा के किस भाग में पाया जाता है? तो ह्यूमस मृदा के ए संस्तर में पाया जाता है। मृदा के कई संस्तर होते हैं जिनकी चर्चा हम कभी करेंगे। अगला प्रश्न है, आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाया जाने वाला एक मूलभूत पादप पोषक तत्व कौन सा है? तो वह है पोटेशियम। अगला प्रश्न है, भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में दलदली प्रकार की मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के अनुसार भारत में किस प्रकार का मृदा क्रम सर्वाधिक है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के अनुसार भारत में इंसेप्टिसोल प्रकार की मृदा का क्रम सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, भारत का मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष
में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए स्थापित किया गया था? तो भारत का मृदा सर्वेक्षण 1956 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, किसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है? मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती हैं, तो कृषि सूखा को भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी के लाल रंग होने का कारण क्या है? तो क्रिस्टली और मेटामॉर्फिक चट्टानों में लोहे की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। अगला टॉपिक है सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं, और इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, पोंग बांध व्यास नदी पर कहाँ बनाया गया है? तो पोंग बांध का निर्माण व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ऐसे प्रश्नों में ये नदियाँ भी इम्पोर्टेंट हैं, ये शहर भी या फिर राज्य भी इम्पोर्टेंट हैं, और ये बांधों का नाम या फिर परियोजनाओं का नाम भी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दुलहस्ती परियोजना चीनाब नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, गुजरात राज्य का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो गुजरात राज्य का सबसे बड़ा बांध है उकाई बांध। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के जिले में कलनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनिकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, वह कहाँ स्थित है? तो एनिकट बांध तिरुचिरापल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न है, श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, पैठन जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ पे? तो पैठन जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, चमेरा बांध बनाया गया है कहाँ पे? तो चमेरा बांध रावी नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा बांध है? तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा बांधों की संख्या है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो गंडक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य की संयुक्त प्रयास है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का कितना प्रतिशत भूजल रिजर्व से आता है? तो भारत में कुल सिंचाई का 45% भूजल से और कुल घरेलू पानी के उपयोग का 80% भूजल से आता है। अगला प्रश्न है, लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो वह है फव्वारा विधि। अगला प्रश्न है, ट्रिकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है किसको? तो ड्रिप सिंचाई को ट्रिकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया गया है कहाँ पे? तो प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में जाना जाता था किसके नाम से? तो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, हरिके बांध से कौन सी नहर निकलती है? तो हरिके बांध से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध बना है कहाँ पे? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस नहर की वजह से काफ़ी हरियाली हुई है? तो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के कारण काफ़ी ज़्यादा हरियाली फैली है। अगला प्रश्न है, 1970 के दशक में किस बांध के निर्माण के लिए निर्वासित किए गए लोग अभी तक उन्हें प्रदान किए जाने वाले लाभों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? तो वह बांध है तवा बांध। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया? तो टिहरी बांध का निर्माण गंगा नदी पर किया गया। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध बना है किस नदी पर? तो भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर बना है। अगला प्रश्न है, गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना पंजाब राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है? तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, जायकवाड़ी चरण वन जल विद्युत परियोजना बनाई गई है कहाँ पे? तो जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना गोदावरी नदी पर बनाई गई है। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी निगम किसका संचालन करता है? तो दामोदर घाटी निगम ताप विद्युत केंद्रों का संचालन करता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध बनाया गया है किस नदी पर? तो मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में मौजूद अधिकांश बांधों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो दुनिया भर में मौजूद अधिकांश बांधों का प्रमुख उद्देश्य है पेयजल आपूर्ति, सिंचाई और विद्युत उत्पादन। अगला प्रश्न है, पेरियार नदी पर बनाया गया बांध कौन सा है? तो पेरियार नदी पर इडुक्की बांध का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, नाथपा झाकड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? तो नाथपा झाकड़ी बांध सतलज नदी पर स्थित है।
अगला प्रश्न है दुलहस्ती पावर स्टेशन स्थित है कहाँ पे? तो दुलहस्ती पावर स्टेशन किश्तवाड़ जिले में जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध बनाया गया था कहाँ पे? तो स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध दामोदर नदी पर बनाया गया था। अगला प्रश्न है भारत और अफगानिस्तान ने फरवरी 2021 में कौन से बांध बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो भारत और अफगानिस्तान ने फरवरी 2021 में सहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है वह बहुउद्देशीय परियोजना जिसका निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है तो वह है सरदार सरोवर परियोजना। अगला प्रश्न है वे दो नदियां जिनको पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया है तो वह है गोदावरी और कृष्णा। इन दोनों नदियों को पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के द्वारा जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? तो टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है इंदिरा सागर बांध बना है कहाँ पे? तो इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर बना है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था। वह बांध कौन सा है? वह था वाड़ासुर सागर बांध। अगला प्रश्न है मालपुआ बांध कहाँ स्थित है? तो मालपुआ बांध पालक्कड़ केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है उकाई बांध का किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो उकाई बांध का निर्माण ताप्ती नदी पर किया गया है। अगला प्रश्न है भारत में आर्क बांध का एक उदाहरण कौन सा है? तो भारत में आर्क बांध का उदाहरण है इडुक्की बांध। अगला प्रश्न है तिपाई मुख बांध स्थित है कहाँ पे? तो तिपाई मुख बांध मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कालेश्वरम किस सरकार द्वारा शुरू की गई एक सिंचाई परियोजना है? तो कालेश्वरम जो है वह तेलंगाना राज्य द्वारा शुरू की गई एक सिंचाई परियोजना है। अगला प्रश्न है रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना स्थित है कहाँ पे? तो रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है रिहंद नदी घाटी परियोजना स्थित है कहाँ? तो रिहंद नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कंडालेरू बांध स्थित है कहाँ पे? तो कंडालेरू बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है पगलादिया बांध परियोजना कहाँ स्थित है? तो पगलादिया बांध परियोजना असम में स्थित है। अगला प्रश्न है वाण सागर बांध कहाँ स्थित है? तो वाण सागर बांध मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है अलमट्टी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो अलमट्टी बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर किया गया है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना बांध है ग्रैंड अनिकूट या फिर कल्लानाई बांध। अगला प्रश्न है कोयना बांध स्थित है कहाँ पे? तो कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है महानदी पर स्थापित किया गया बांध कौन सा है? महानदी पर हीराकुंड डैम को स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है? तो तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना बिहार राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है 400 वर्ष पहले कुल्ह नामक नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली कहाँ विकसित की गई थी? तो यह हिमाचल प्रदेश में विकसित की गई थी। अगला प्रश्न है घाट प्रभा नहर परियोजना कहाँ स्थित है? तो घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। वहीं उकाई नहर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है तथा नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। साथ ही साथ तुलबुल परियोजना जो है वह झेलम नदी पर स्थित है। बात करें चेरुथानी बांध की तो चेरुथानी बांध पेरियार नदी पर अवस्थित है और वहीं मलमपूझा बांध मलमपूझा नदी पर स्थित है और कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है वह राज्य जहां सुईल नदी परियोजना चल रही है? तो सुईल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में चल रही है। अगला प्रश्न है भागीरथी नदी पर बनाया गया बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दामोदर नदी से निकलने वाली नहर कौन सी है? तो दामोदर नदी से निकलने वाली नहर है एडन नहर। अगला प्रश्न है वह नदी जिस पर टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड प्रदेश में किया जा रहा है? तो वह नदी है भागीरथी नदी जिस पर टिहरी बांध का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। अगला प्रश्न है भारत का वह राज्य जहां नागार्जुन सागर परियोजना है
तो नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है कहाँ पे? तो मीठे पानी की कल्पसर परियोजना गुजरात राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जहाँ सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो भारत की सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से उत्तर प्रदेश में होती है। अगला प्रश्न है, रणजीत सागर बांध अवस्थित है किस नदी पर? तो रणजीत सागर बांध रावी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना का संबंध है किस नदी से? तो तुलबुल परियोजना का संबंध झेलम नदी से है। अगला प्रश्न है, भारत में माला नहर तंत्र को किसने प्रस्तावित किया था? तो माला नहर तंत्र को दिनसा जे दस्तूर के द्वारा प्रस्तावित किया गया। अगला प्रश्न है, वह परियोजना जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? तो तेलुगु गंगा परियोजना जो है वह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है। अगला प्रश्न है, राजस्थान नहर निकलती है जिसको कि इंदिरा नहर के नाम से भी जाना जाता है, तो राजस्थान नहर सतलज नदी से निकलती है। अगला प्रश्न है, रोंगटांग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो रोंगटांग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ? तो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है कहाँ? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, उन दो राज्यों के नाम जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना हेतु 20 जून 2015 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो वे राज्य हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, बगलीहार परियोजना अवस्थित है किस नदी पर? तो बगलीहार परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो मंगलम सिंचाई परियोजना केरल राज्य में है। अगला प्रश्न है, व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करने वाली नदी परियोजना कौन सी है? तो व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करने वाली नदी परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगला प्रश्न है, सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है किसको किसको? तो मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है। अगला प्रश्न है, फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है कहाँ पे? तो हुगली नदी में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने के लिए फरक्का बैराज का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, बकिंघम नहर का मुख्य कार्य क्या है? तो बकिंघम नहर का मुख्य कार्य है सिंचाई तथा नौकागमन। अगला प्रश्न है, बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्यों? क्योंकि इससे प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है, इसलिए बड़े बांधों के निर्माण का विरोध किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर के जल का स्रोत क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर के जल का स्रोत है सतलज एवं ब्यास नदियाँ। अगला प्रश्न है, रुद्र सागर विकास योजना जिसकी स्वीकृति योजना आयोग ने जनवरी 2012 में दी थी किस राज्य से संबंधित है? तो रुद्र सागर विकास योजना त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जवाहर सागर बांध स्थित है कहाँ पे? तो जवाहर सागर बांध राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ स्थित है? तो गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, चंबल परियोजना की संयुक्त उद्गम में शामिल राज्य कौन कौन से हैं? तो चंबल परियोजना में शामिल राज्य हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, तवा बांध स्थित है कहाँ पे? तो तवा बांध मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान डायमर भाषा बांध का निर्माण किस नदी पर कर रहा है? तो पाकिस्तान डायमर भाषा बांध का निर्माण सिंधु नदी पर कर रहा है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर निर्मित की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध कौन सा है? तो उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है सोंग बांध। अगला प्रश्न है, एक प्रकार का अस्थायी बांध है जिसे विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए बनाया जाता है, वह बांध क्या कहलाता है? तो वह बांध कॉफर बांध कहलाता है, जिसका प्रयोग किसी भी विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, कदम बांध स्थित है कहाँ पे? तो कदम बांध कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है, जवाई बांध स्थित है कहाँ पे? तो जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है और लूनी नदी की सहायक नदी पर जवाई बांध स्थित है। अगला प्रश्न है, चांडिल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चांडिल बांध का निर्माण सुवर्णरेखा नदी पर किया गया है। अगला प्रश्न है, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, पोलावरम सिंचाई परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो पोलावरम सिंचाई परियोजना का निर्माण गोदावरी नदी पर किया गया है। अगला प्रश्न है, धरोई बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो धरोई बांध का निर्माण साबरमती नदी पर किया गया है। अगला प्रश्न है, कोयना बांध स्थित है कहाँ पे? तो कोयना बांध महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, सोमाशिला बांध किस राज्य में स्थित है? तो सोमाशिला बांध आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है।
अगला प्रश्न है बगलीहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बगलीहार बांध चिनाब नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है स्टेनली जलाशय किस राज्य में स्थित है? तो स्टेनली जलाशय तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है मेदूर बांध तमिलनाडु में किस नदी पर स्थित है? तो मेदूर बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है झारखंड में किस नदी पर तलैया बांध बनाया गया है? तो झारखंड में बराकर नदी पर तलैया बांध का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ पे? तो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जोग जलप्रपात पर स्थित है। अगला प्रश्न है भवानी सागर बांध या लोअर भवानी बांध स्थित है किस राज्य में? तो भवानी सागर बांध या फिर लोअर भवानी बांध तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नज़दीक कौन सा बांध है? तो भारत और बांग्लादेश सीमा के सबसे नज़दीक बांध है फरक्का बांध। अगला प्रश्न है कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध किन राज्यों के बीच विवाद का विषय था? तो अलमट्टी बांध जो था वह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य के बीच विवाद का विषय था और यह बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है बगलीहार बांध स्थित है कहाँ पे? तो बगलीहार बांध जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है निज़ाम सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो निज़ाम सागर बांध जो है वह तेलंगाना में स्थित है। अगला प्रश्न है पैठण जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो पैठण जल विद्युत परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो सलाल परियोजना का निर्माण चिनाब नदी पर किया गया है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न है कुओं और नलकूपों के बाद भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है? तो कुओं और नलकूपों के बाद भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है नहरें। अगला प्रश्न है बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से कहाँ प्रयोग की जाती है? तो बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था मेघालय में प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न सुमेलन वाला है जिसमें सूची 1 में बांध का नाम दिया गया है और सूची 2 में उन राज्यों के नाम जहाँ पे ये अवस्थित हैं। पहला है स्टेनली जलाशय, तो स्टेनली जलाशय तमिलनाडु राज्य में है। गोविंद सागर बांध हिमाचल प्रदेश में है। शांति सागर कर्नाटक में स्थित है। वहीं नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न भी सुमेलन वाला है जिसमें सूची 1 में योजनाओं का नाम दिया गया है और सूची 2 में उनके संबंधित राज्यों का। मेटूर बांध तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वहीं हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में स्थित है और रिहंद बांध की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश में है और कृष्णराज बांध कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न भी सुमेलन वाला है जिसमें सूची 1 में परियोजनाओं का नाम दिया गया है और सूची 2 में उन नदियों का नाम जिसपे वो परियोजनाएं बनाई गई हैं। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। वहीं जैकावड़ी बांध गोदावरी नदी पर है और खड़क वासला बांध मूथा नदी पर तथा मयूराक्षी बांध मयूराक्षी नदी पर स्थित है। अगला हमारा टॉपिक है खनिज संसाधन और इसके अंतर्गत पहला खनिज है लौह अयस्क। और पहला प्रश्न है लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख कहाँ पे है? तो लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कर्नाटक में वल्लारी चिकमंगलूर तुमकुरु बेल्ट प्रसिद्ध है किसके लिए? तो कर्नाटक में बल्लारी चिकमंगलुरु तुमकुरु बेल्ट लौह अयस्क भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है भारत के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में मौजूद है क्या? तो लौह एवं इस्पात उद्योग जो है भारत के छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है झारखंड की गुआ खान किससे संबंधित है? तो झारखंड की गुआ खान लौह अयस्क से संबंधित है। अगला प्रश्न है लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ स्थित है कहाँ पे? तो लौह अयस्क खान बादाम पहाड़ ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार कहाँ मौजूद हैं? तो हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार ओडिशा राज्य में मौजूद हैं। अगला प्रश्न है सिंह भूमि खान स्थित है कहाँ पे? तो सिंह भूमि खान झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है मयूरभंज खानें किसके लिए जानी जाती हैं? तो मयूरभंज खानें लौह अयस्क के लिए जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है लौह और इस्पात संयंत्र टिस्को स्थित है कहाँ पे? तो टिस्को जमशेदपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कोडरमा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या? तो कोडरमा में अभ्रक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व क्यों है? क्योंकि एल्युमिनियम उद्योग के कारण कोरबा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति क्योंझर से होती है। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास किससे संबंधित रहा है? तो छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का संबंध लौह अयस्क की खोज से रहा है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वत श्रेणी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वत श्रेणी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला खनिज है तांबा और इससे संबंधित पहला प्रश्न है राजस्थान में तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है?
तो वह है खेतड़ी की खान। अगला प्रश्न है, बालाघाट का मलाजखंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिगना क्षेत्र किसके महत्वपूर्ण खनन केंद्र हैं? तो ये सभी तांबे के महत्वपूर्ण खनन क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, हजारीबाग खानों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या? तो तांबा धातु हजारीबाग की खानों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, तांबा रिजर्व के लिए जाना जाता है किसको? तो राजस्थान राज्य को तांबा रिजर्व के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का लगभग किस खनिज में एकाधिकार है? तो राजस्थान का जस्ता के उत्पादन में एकाधिकार है। अगला प्रश्न है, वह राज्य जहां तांबा का सबसे अधिक भंडार है? तो राजस्थान में तांबा का सबसे अधिक भंडार है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तांबा धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है मध्य प्रदेश राज्य। अगर हम भंडारण की बात करें तो राजस्थान राज्य है, और वर्तमान समय में उत्पादन की बात करें तो वह मध्य प्रदेश राज्य है। अगला खनिज है बक्साइट, और चलिए इससे बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक ओडिशा है, जो कुल भारत के उत्पादन का 6.42% उत्पादित करता है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट को रांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर और सेवराय हिल्स में व्यापक रूप से वितरित किया जाता है क्योंकि इन क्षेत्रों में सरफेस डिपॉजिट होता है। वहाँ मिट्टी पाई जाती है कौन सी? तो यहाँ लैटेराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। अगला प्रश्न है, भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो भारत के 2 सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन करने वाले राज्य हैं ओडिशा एवं गुजरात। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ स्थित अमरकंटक पठार में किस खनिज का प्रचुर भंडार उपलब्ध है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित अमरकंटक पठार में बॉक्साइट खनिज का प्रचुर भंडार है। अगला प्रश्न है, कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार किस खनिज के भंडार हैं? तो ये बॉक्साइट के भंडार हैं। अगला प्रश्न सुमेधन वाला है, जिसमें सूची 1 में खदानों का नाम दिया गया है और सूची 2 में उनसे संबंधित राज्य। दंतेवाड़ की खदान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, नोवा मुंडे की खदान झारखंड में स्थित है और संदूर की खदान कर्नाटक में स्थित है। वहीं बात करें वैलाडीला की, तो वैलाडीला की खदान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न भी सुमेधन वाला है, जिसमें सूची 1 में खानों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में खनिजों के नाम। जैसे तलोजा या फिर तरेगांव खान में तांबा खनिज का उत्पादन किया जाता है, वहीं बैलाडीला में लौह अयस्क का और बालाघाट में मैग्नीज का। बात करें नेल्लौर की, तो नेल्लौर में अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ अगर वीडियो पसंद आता है तो जितना हो सके दोस्तों और स्टडी ग्रुप में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक है कोयला, और इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार झारखंड में है, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ओडिशा राज्य में। अगला प्रश्न है, निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है क्या? तो निम्न श्रेणी के भूरे कोयले को लिग्नाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के झारखंड बंगाल कोयला बेल्ट में स्थित सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला किस क्षेत्र में स्थित है? तो गोंडवाना कोयला दामोदर घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव घाटी प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव घाटी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सिंगरेनी खदानें स्थित हैं कहाँ पे? तो सिंगरेनी खदानें तेलंगाना में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1975 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न है, उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा होता है? वो होता है एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न है, भारत की कोयला खानों का पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित क्रम कौन सा है? इस तरह से भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनकी लोकेशन को भी आप लोग ध्यान रखते जाएंगे। तो कोयला खानों का पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित क्रम है रानीगंज, उसके बाद बोकारो, उसके बाद विश्रामपुर, उसके बाद आदिलाबाद। अगला प्रश्न है, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में नवेली का क्षेत्र जो है वह लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह क्या है? तो विश्रामपुर कोयले के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार ओडिशा राज्य में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान कितना प्रतिशत है? तो भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान लगभग 60% है। अगला प्रश्न है, वह राज्य जहाँ लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार पाए गए हैं वह कौन सा राज्य है? वह है तमिलनाडु राज्य। अगला प्रश्न है, भारत में टिन का अग्रगण्य उत्पादक कौन सा राज्य है?
तो भारत में छत्तीसगढ़ टीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, कोयले का सर्वाधिक उपयोग कहाँ पे होता है? तो कोयले का सर्वाधिक उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र भारत में किस राज्य में स्थित है? तो नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहाँ पाया जाता है? तो भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में दो अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? वह हैं ओडिशा तथा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, शैल तंत्रों में भारत के कोयला निचयों का मुख्य स्रोत क्या है? तो शैल तंत्रों में भारत के कोयला निचयों का मुख्य स्रोत है गोंडवाना तंत्र। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है कहाँ पे? तो भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर झरिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पे हैं? तो कोयले के सबसे अधिक भंडार झारखंड राज्य में है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बिटुमिनस कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बिटुमिनस कोयला क्षेत्र है झरिया। अगला प्रश्न है, भारत में तृतीयक कोयला कहाँ पाया जाता है? तो भारत में तृतीयक कोयला मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ओडिशा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है किसका? तो ओडिशा की बादाम पहाड़ खानों में हेमेटाइट का खनन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, झरिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित हैं? तो झरिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र झारखंड राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न सुमेलन वाला है, जिसमें सूची 1 में कोयला का क्षेत्र दिया गया है और सूची 2 में उनकी अवस्थिति की वह किस राज्य में स्थित है। बात करें माकुम कोयला क्षेत्र की तो यह असम राज्य में है। वहीं नामचिका कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है। बात करें गिरिडीह कोयला क्षेत्र की तो गिरिडीह कोयला क्षेत्र झारखंड राज्य में है। और वहीं सोहागपुर कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न भी सुमेलन वाला है, जिसमें सूची 1 में कोयला क्षेत्र दिया गया है और सूची 2 में उनकी अवस्थिति। बात करें तालचेर की तो तालचेर कोयला क्षेत्र महानदी घाटी में स्थित है। वहीं कर्णपुरा कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र सोन घाटी में स्थित है और सिंगरेनी कोयला क्षेत्र गोदावरी घाटी में स्थित है। ये दोनों देखिए एग्जैक्टली देखने में सेम लग रहे हैं लेकिन अलग अलग हैं। सिंगरौली और सिंगरेनी अलग अलग हैं। अगला प्रश्न भी सुमेलन वाला है, जिसमें सूची 1 में कोयला खदानों का नाम दिया गया है और सूची 2 में भारत के किस राज्य में वे स्थित हैं उनका नाम दिया गया है। पहला है झिलमिल कोयला खदान तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में है। दूसरा है कर्णपुरा कोयला खदान तो यह झारखंड राज्य में स्थित है। बात करें रामपुर हिमगिरी कोयला खदान की तो यह ओडिशा राज्य में स्थित है और सोहागपुर कोयला खदान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। जितने भी सुमेलन वाले प्रश्न बनाए गए हैं वह सभी ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न भी सुमेलन वाला है, सूची 1 में कोयला क्षेत्र का नाम दिया गया है और सूची 2 में उनके राज्यों के। पहला है रणजीत घाटी तो सिक्किम राज्य में है। वहीं तंदूर तेलंगाना में है। बात करें वरोरा की तो यह महाराष्ट्र राज्य में है और ललमटिया जो है वह झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न भी सुमेलन वाला है, तो गुरु महिसानी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। वहीं तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है? यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जादूगुड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और जावर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। अगला हमारा टॉपिक है अभ्रक और चलिए इससे बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक भंडार कहाँ पर स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक भंडार भारत में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है क्या? तो लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर अभ्रक का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, वह भारतीय राज्य जिसमें सबसे अधिक अभ्रक भंडार हैं वह राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश भारत का वह राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक अभ्रक के भंडार हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है और भंडारण की दृष्टि से भी आंध्र प्रदेश ही है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाने वाले ज़िले हैं कौन कौन से? तो हजारीबाग, गया और मुंगेर। अगला टॉपिक है सीसा एवं जस्ता और चलिए इससे बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। पहला है, भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन कहाँ पे होता है? तो भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन राजस्थान में होता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो भारत के ओडिशा राज्य में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। अगला टॉपिक है अन्य खनिज और इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, वह राज्य जिसमें हाल ही में यूरेनियम। अगला प्रश्न है, औद्योगिक पैमाने पर हीरों के खनन में शामिल
देश की एकमात्र खाद्यान्न कहाँ पे है? वह है मध्य प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, जेट ब्लैक ग्रेनाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? तो जेट ब्लैक ग्रेनाइट का सबसे बड़ा भंडार कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ मौजूद है? तो यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार आंध्र प्रदेश राज्य में मौजूद है। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार ओडिशा राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक भारतीय खदान कौन सी है? तो वह खदान है तुम्मालापल्ली खदान। अगला प्रश्न है, गुजरात राज्य में स्थित वह शहर जो अपने हीरे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो गुजरात राज्य में स्थित सूरत शहर जो है वह हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बालाघाट खानों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है कौन सी खनिज? तो बालाघाट खानों में मैग्नीज प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है क्या पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में संगमरमर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में जिप्सम और चांदी के अयस्क का एक बड़ा हिस्सा निकाला जाता है कहाँ से? तो राजस्थान से। अगला प्रश्न है, बांदा, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर जिलों में क्या पाया जाता है? तो बांदा, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर जिलों में डोलामाइट खनिज पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अनंतपुर जिले में रामगिरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अनंतपुर जिले में रामगिरी गोल्ड फील्ड के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ स्थित है? तो कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में बहुतायत से मिलती है क्या मिलती है? तो कर्नाटक में बहुतायत में सोना की खदानें मिलती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कितने स्वर्ण क्षेत्र हैं? तो भारत में कुल 3 स्वर्ण क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज मौजूद होता है? तो मोनाजाइट रेत में थोरियम मौजूद होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सिलिमनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो भारत में सिलिमनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। अगला प्रश्न है, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में एक जगह जो जाना जाता है किसके लिए? तो बैलाडीला हेमेटाइट के भंडारण के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो ऊष्मागतिकी रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप है ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, भारत में हीरो का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में हीरो का प्रमुख उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो मध्य प्रदेश भारत का वह राज्य है जो मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है? तो भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है कोयला। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ तंत्र है। अगला प्रश्न है, वह खनिज जिसके उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है? तो भारत ग्रेफाइट के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। अगला प्रश्न है, भारत में टिन संसाधन वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो भारत में टिन संसाधन वाला एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसका क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? तो ओडिशा राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में एकाधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जो एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है? तो आंध्र प्रदेश भारत का वह राज्य है जो एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जहां जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो भारत के राजस्थान राज्य में जिप्सम का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जिप्सम जो है वह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, कोलार गोल्ड फील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कोलार गोल्ड फील्ड भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा अवसादी खनिज जिसे सभी लोग नमक के रूप में जानते हैं आमतौर पर ऐसी शुष्क जलवायु में बनता है जहां समुद्र का पानी वाष्पित हो जाता है? तो वह खनिज है कैल्साइट। अगला प्रश्न है, किसके भंडार मुख्यतः तमिलनाडु के नैवेली में स्थित हैं? तो लिग्नाइट के जो भंडार हैं वह तमिलनाडु के नैवेली में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा क्षेत्र खनिजों का भंडार है? तो भारत का छोटा नागपुर का क्षेत्र जो है खनिजों का भंडार है। अगला प्रश्न है, कुद्रेमुख की खानें किस राज्य में स्थित हैं? तो कुद्रेमुख की खानें कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, नाहरकटिया तेल क्षेत्र स्थित है कहाँ पे? तो नाहरकटिया तेल क्षेत्र असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में सोने के भंडार हैं किस राज्य में? तो भारत में सोने का भंडार कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न है, केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है?
तो केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में थोरियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का जादूगुड़ा नामक स्थान किसके खनन के लिए जाना जाता है? तो झारखंड का जादूगुड़ा नामक स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, जादूगुड़ा या फिर जादूगुड़ा जाना जाता है किसके लिए? तो यूरेनियम के भंडारों के लिए जादूगुड़ा जाना जाता है। अगला प्रश्न है, क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य ओडिशा राज्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे के अनुसार भारत के किस राज्य में ग्रेफाइट का अधिक भंडार है? तो जीएसआई अर्थात भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे के अनुसार भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में ग्रेफाइट का अधिक भंडार है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक समृद्ध मोनेजाइट भंडारों में से एक मौजूद है, कहाँ पे? तो केरल राज्य में। अगला प्रश्न सही सुमिलन वाला है, चलिए इसको देख लेते हैं। सूची 1 में खदानों का नाम दिया गया है और सूची 2 में संबंधित खनिज का। जैसे खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए। गिरिडीह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के लिए। सुंदरगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। वहीं कोरापुट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न भी सुमिलन वाला है जिसमें सूची 1 में अन्वेषण अभिकरण का नाम दिया गया है और सूची 2 में उनके मुख्यालय कहाँ पर स्थित हैं। जैसे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वहीं खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में है और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। अगला प्रश्न भी सुमिलन वाला है जिसमें सूची 1 में खनिजों का नाम दिया गया है और सूची 2 में उनके उत्पादन क्षेत्रों का। जैसे तांबा का उत्पादन मोसबानी में, लौह अयस्क का उत्पादन बादाम पहाड़ में, मैग्नीज का उत्पादन छिंदवाड़ा में किया जाता है और अभ्रक का उत्पादन हजारीबाग में। अगला प्रश्न भी सुमिलन वाला है जिसमें सूची 1 में खनिजों का नाम दिया गया है और सूची 2 में उनके उपयोग का। जैसे चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है, वहीं कॉपर का उपयोग बिजली का सामान बनाने में किया जाता है और बॉक्साइट का उपयोग हवाई जहाज़ के निर्माण में किया जाता है तथा मैग्नीज का प्रयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। तो ये था हमारा NCERT सार संग्रह पॉइंटर सीरीज़ इंडियन ज्योग्राफी का चौथा पार्ट। इसके बाद 2 पार्ट और आएंगे और उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।